तो हमारी जो करंट पर्सपेक्टिव सीरीज है उसमें आज हम मैराथन क्लास करेंगे 15 जून से लेकर 30 जून तक। क्या क्या हुआ है उसमें 15 जून से 30 जून के बीच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्या करंट अफेयर के मुद्दे रहे हैं। देखिए, इससे पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि अपनी ये जो करंट पर्सपेक्टिव सीरीज है ये सिर्फ मेंस के लिए उपयोगी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिमिलरली प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों को एक साथ टारगेट करके अपन किसी टॉपिक का चयन करते हैं। इसमें अपन कोशिश करते हैं कि आप मिनिमम टॉपिक में मैक्सिमम सवाल कैसे अटेंड कर पाए। हम यहां पर हर एक छोटी मोटी बात कवर नहीं करते हैं, लेकिन जितनी संभावित करंट अफेयर की घटनाएं होती हैं उनमें से मैक्सिमम सवाल किस पे पूछा जाना चाहिए, इस बात का अनुमान लगाकर उस टॉपिक से जुड़ी हुई सारी बातों को कवर कर लेते हैं। तो इसलिए आपकी आदत में यह होना चाहिए कि रोजाना जैसे आप घर पे जाके अपना क्लास में पढ़ाया हुआ मेमोराइज करते हैं या अपना एक वीकली प्रोग्राम बना के उसको याद करते हैं, ठीक वैसे ही रोजाना एक टॉपिक ऐड ऑन कर ले जिसका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब हो जाए। जैसे मुझे कुछ बच्चों ने बताया, कमेंट सेक्शन में आते हैं कि करंट की क्लास कब होगी। तो ये क्लासें करंट की ही क्लासें हैं। इसमें खास करके अभी अपन टारगेट कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पिछले दिनों ये टेंडेंसी देखी गई है कि सबसे ज्यादा जो सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं वो करंट अफेयर से आ रहे हैं, और बच्चे उस मटेरियल करंट अफेयर वाले को एक रिलायबल स्टडी मटेरियल नहीं होने के कारण कम नंबर स्कोर कर रहे हैं। तो इसलिए अपन इस पे फोकस कर रहे हैं। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप बेसिक क्लासरूम में पढ़ लेते हो और फिर उसका अपडेट यहां पढ़ लेते हो, तो कोई गुंजाइश नहीं बचती है आपका कोई सवाल निकले। साथ साथ में अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही जुड़े मुद्दे, जैसे एनर्जी के मुद्दे हैं, जैसे व्यापार से, इकोनॉमी से जुड़े हुए कुछ टेक्नोलॉजी जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन सभी को साथ में लेके चल रहे हैं। जो जो एग्जाम नजदीक आएगा अपने एक इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है स्पोर्ट्स का वो करने वाले हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन करेंगे स्पोर्ट्स का, जिसमें स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंस्टीट्यूट, इवेंट और खिलाड़ी, सारी टाइप की चीजें करेंगे। इसके अलावा पर्सन इन न्यूज, प्लेसेज इन न्यूज, जो वन लाइनर टाइप का जिसको आप करंट अफेयर समझते हो, वो एग्जाम के पास करेंगे ताकि आपको याद रहे। और जब तक ये सारी चीजें जो जितने प्लेसेज इन न्यूज रहे हैं, पर्सन इन न्यूज रहे हैं, वो सारे साथ में आ जाए। आई बात समझ में? तो इसलिए ऐसा ना समझें कि ये तो पता नहीं क्या ही चल रहा और करंट अफेयर बाद में होगा। यही करंट अफेयर है, और यही करंट अफेयर के वो डायमेंशन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या परिदृश्य बनेगा करंट का, इसलिए अपने सोच समझ के इस सीरीज का नाम करंट पर्सपेक्टिव रखा है। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये सिर्फ मेंस के काम का है। ये प्रीलिम्स में भी उतना ही उपयोगी है जितना मेंस में उपयोगी है, और इन दोनों में जितना उपयोगी है उतना जब आप इंटरव्यू दोगे तब उपयोगी है। यानी कि किसी भी टॉपिक की संपूर्ण जानकारी जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे को होनी चाहिए, वो सारी बातें अपन इसके साथ जोड़ देते हैं। करंट का जो डायमेंशन होता है उसके साथ अपन उसका बैकग्राउंड भी जोड़ देते हैं, ताकि आपको मन में जितने सवाल उससे बनते हैं वो सारे सोल्व हो जाए और आप कॉन्फिडेंट रहें उस टॉपिक को लेके। आई बात समझ में? ये जो सीरीज है, ये जो बच्चा एलडीसी की तैयारी कर रहा है और जो बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। सभी एग्जाम्स के लिए। मैंने अपना फोकस आरएएस तो है ही है, अपना एलडीसी के हिसाब से इसमें फैक्चुअल पॉइंट भी डालते हैं और आईएएस के हिसाब से इसमें कंसेप्चुअल बातें भी डालते हैं। इन दोनों के बीच में ही आरएएस है। इसके बाद इस एग्जाम, इस सीरीज को अपन ने नवंबर से करना शुरू किया था, तब से लेकर अब तक जितने एग्जाम हुए हैं और उससे अपन ने जो टॉपिक कवर कर लिया उसकी नेचर, क्वेश्चन की नेचर आप देख लो।
सभी डायमेंशन कवर होते हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन आता है और उसके जो ऑप्शन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसमें क्लियर कट उसका आंसर टिक करने की कंडीशन में अपन होते हैं। ऐसा कोई भी अपन क्लेम नहीं करते कि ये क्वेश्चन है उसमें एक शब्द अपने इस टॉपिक से रिलेटेड आ गया और ये देखो हमने पढ़ा है वो आ गया, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन की समझ विकसित होती है और क्लियर कट आंसर लगाने की क्षमता विकसित होती है, तभी अपन उस पर क्लेम करते हैं कि अपन ने पढ़ाया था और उसमें सोल्व हो गया। आप आरपीएससी के पिछले दिनों हुए पेपर को एक बार दृष्टिपात कीजिए और फिर इसमें अपनी पर्सपेक्टिव वाली जो बुकलेट आती है उसमें देखिए। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, अपनी लाइन लेंथ और अपना डेप्थ एकदम फर्स्ट क्लास है, एग्जाम ओरिएंटेड है। जो बच्चे इसको नहीं करेंगे उनको ये रियलाइज होगा एग्जाम के बाद। एग्जाम के बाद उनको पता लगेगा कि भाई असली जो लाइन लेंथ एग्जाम की है वो तो इस सीरीज के पास थी, वो इधर उधर घूमते रह गए। तो इसलिए आपको अगर एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी है करंट अफेयर की तो इस सीरीज को अवश्य फॉलो करें। और अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो इसका एक विजिबल इफेक्ट आपको अपने आंसरों में भी दिखेगा। पिछले 6 महीने में हुए पेपर उठा के आप देखिए, हर पेपर में 6 से 10 क्वेश्चन के आसपास अपनी सीरीज में से कम मिल जाते हैं। और ये सबसे अच्छा आउटपुट है। क्यों? क्योंकि अपन लिमिटेड टॉपिक कर रहे हैं और एक करंट अफेयर की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही होती है कि लिमिटेड टॉपिक पढ़े जाएं और जो टॉपिक पढ़े जाएं उनसे रिलेटेड अपना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तो ये तो थी आपकी कंफ्यूजन, जो कुछ बच्चे मिलते रहते हैं, कुछ कमेंट मुझे दिखाए गए, उसको लेके एक भ्रम की जो स्थिति बन गई थी उसका क्लेरिफिकेशन है कि करंट पर्सपेक्टिव जो अपन नाम लेते हैं वो सिर्फ मेंस के लिए नहीं, सभी चीजों के लिए उपयोगी है। आप आरएस की तैयारी करें, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, आईएएस की तैयारी करें, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, अब आज की बात करें। 15 जून से 30 जून का ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर है उसमें से अपन कुछ सिंगल टॉपिक वाइज जो किए थे उनमें 2 बड़े टॉपिक इस सीरीज में अपन ने वापस से शामिल किए हैं। एक तो डिफेंस सेक्टर में इंडिया में क्या क्या हुआ है पिछले 12 सालों में, क्योंकि सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं और 12 वर्ष के दौरान अपनी सरकार ने लेखा जोखा प्रस्तुत किया कि हमने 2014 में क्या पाया था और आज हमने कहां पहुंचा दिया है। जैसे डिफेंस सेक्टर में डिफेंस का प्रोडक्शन कितना था, डिफेंस का एक्सपोर्ट कितना था, डिफेंस रिलेटेड स्कीम क्या थी, अपने यहां पर प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर यूपी तमिलनाडु में स्थापित कर दिए, आईटेक्स स्कीम चलाई, अदिति स्कीम चलाई, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड बनाया, प्राइवेटाइजेशन किया, वो सारे डायमेंशन अपन ने किए। इस बुकलेट में भी आपको मिल जाएंगे, इस पीडीएफ में भी आपको मिल जाएंगे, उसको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उसका डिटेल्ड वीडियो अपन ने पहले बना रखा है। दूसरा, स्पेस सेक्टर में इसरो और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं ने 12 सालों में पिछले क्या किया है, ये दोनों डॉक्यूमेंट अपन ने पहले डिटेल में कर लिए हैं। दोनों पिछले वाली इसी सीरीज में अपने किए हुए हैं और इन दोनों के बारे में अब अपन वापस से दोबारा बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि इनका पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा क्योंकि 15 दिन में आया है ये। लेकिन इनके बारे में अगर आपको जानना है तो अपन ने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो इस पे बना रखे हैं, डिफेंस वाले पे भी और स्पेस वाले पे भी, दोनों पे भी कर रखा है। अब हम एक एक करके जो इंफॉर्मेशन रह गई, छोटे छोटे आर्टिकल रह गए, उनके बारे में बातचीत करना शुरू करेंगे। तो इसमें जैसे इसमें सबसे पहले तो डिफेंस वाला ही है, तो 20-25 जो स्लाइड है आगे पहली वाली, इसके बारे में अपन ने पहले डिटेल में बातचीत कर रखी है, तो इसके बारे में तो दोबारा रिपीट करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अगली जो बड़ी खबर इन 15 दिनों में हुई थी वो थी प्रधानमंत्री कोलकाता गए थे और कोलकाता में 3 नेवी के जहाजों को उन्होंने जो वो एक तरीके से कमीशनिंग की या उनको नेवी को सौंपा। उनमें से पहले जहाज का नाम है आईएनएस दूनागिरी। देखिए, भारत में जो नेवी के लिए या नौसेना के लिए जो जहाज होते हैं या दुनिया में किसी भी नौसेना के लिए जो जहाज होते हैं उनकी कैटेगरी होती है। सबसे बड़ी होती है एयरक्राफ्ट कैरियर, जो बड़े जहाज होते हैं लंबे चौड़े। दूसरे होते हैं डेस्ट्रॉयर, जो एयरक्राफ्ट कैरियर से कम होते हैं लेकिन काफी अच्छी स्ट्रेंथ वाले जहाज होते हैं। और तीसरे होते हैं फ्रीगेट। फ्रीगेट जो जहाज होते हैं वो तेज चलते हैं, हल्के होते हैं और उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के उन्नत उपकरण लगे रहते हैं। तो भारतीय नेवी को अच्छी क्वालिटी के फ्रीगेट देने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट 17 चलाया गया था।
प्रोजेक्ट 17, जिसको कहते हैं शिवालिक श्रेणी की फ्रीगेट बनाई गई। फिर उसके बाद इस प्रोजेक्ट 17 का एक्सटेंशन किया गया और प्रोजेक्ट 17A चलाया गया। उस प्रोजेक्ट 17A के तहत फ्रीगेट के एडवांस वर्जन स्टील्थ फ्रीगेट, स्टील्थ का मतलब क्या होता है, जो दुश्मन राडार की पकड़ में ना आए, तो स्टील्थ फ्रीगेट बनाने का परियोजना है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। इस प्रोजेक्ट 17A के तहत अपने देश में नौसेना के लिए 7 स्टील्थ फ्रीगेट बनाई जाएंगी, 7, जिन्हें कहा जाएगा नीलगिरी श्रेणी की फ्रीगेट। कौन सी? नीलगिरी श्रेणी की फ्रीगेट। अब ये जो नीलगिरी श्रेणी की फ्रीगेट बनाई जाएंगी, उन 7 में से 4 तो बनाएगी मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और 3 बनाई जाएंगी कोलकाता गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा। तो यहां पर जो टोटल 7 फ्रीगेट बननी है प्रोजेक्ट 17A के तहत, उनमें से 5वीं फ्रीगेट कोलकाता की जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड है उसने बनाई है, जिसका नाम है INS दूनागिरी, और इसको अभी समर्पित किया है देश को। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को कोलकाता गए हुए थे तब पहली। ये दूनागिरी जो है वो प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी की 5वें नंबर की फ्रीगेट है, और गार्डन रिच शिप बिल्डर के द्वारा 3 में से दूसरे नंबर की शिप बिल्डर है, सॉरी दूसरे नंबर की फ्रीगेट है। अब गार्डन रिच के द्वारा एक और बनाई जानी इस श्रेणी में। इधर जो है वो मझगांव डॉक बिल्डर्स के द्वारा 4 ये बनाई गई है, 5वें नंबर की ये टोटल है ना। दूसरी है INS संशोधक। ये वो जहाज है जो समुद्रों में हाइड्रोग्राफी करने का काम करेगा, समुद्रों में मापन करना, कहां पर क्या रिसोर्स है, मैप बनाने में मदद करना, या अलग अलग रिसर्च से संबंधित कार्यों में काम करेगा, जिसका नाम क्या है? INS संशोधक। उसको भी देश को समर्पित किया। ये जो INS संशोधक है वैसे तो रिसर्च डेवलपमेंट का काम करेगा, लेकिन इमरजेंसी में ये हॉस्पिटल के रूप में भी तब्दील होगा, जो नेवी के घायल जवान रेस्क्यू ऑपरेशन टाइप का काम भी कर सकता है। इसको भी किसने डेवलप किया है? कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा। तीसरा INS अग्रे, जो समुद्र के किनारों के आसपास सैलो वाटर होता है, छिछला जल होता है, बहुत गहराई वाला पानी नहीं होता, उस एरिया में ये काम करता है INS अग्रे। और ये जो दुश्मन देश की टारपीडो, यानी कि समुद्र के नीचे से जो मिसाइल टाइप की चीज छोड़ी जाती है, उनको कंट्रोल करता है, और पानी के नीचे डूबी हुई जो पनडुब्बियां सबमरीन, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। और इसको भी किसने बनाया है? कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर के द्वारा बनाया गया है। तो कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर के द्वारा हाल ही में बनाए गए 3 INS कौन कौन है? दूनागिरी, संशोधक और अग्रे। दूनागिरी जो है वो कौन सी जो है वो स्टील्थ फ्रीगेट है, नीलगिरी श्रेणी में 5वीं है। जो INS संशोधक है वो क्या करेगी? हाइड्रोग्राफी का काम करेगी, और इमरजेंसी में हॉस्पिटल का भी काम करेगी, और इसके ऊपर हेलीकॉप्टर उतर सकता है और वहां से उड़ सकता है, ताकि किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना हो मुख्य भूमि पर तो समुद्र के बीच से उसको ले जा सकता है। और INS अग्रे पानी के नीचे एंटी सबमरीन, यानी कि जो पनडुब्बियां होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, और टॉर्पीडो को कंट्रोल करने के लिए काम में करती है। तो ये तीनों भी अपन ने किया था डिटेल में, इसकी वापस से रिवीजन करा दिया आपको। फिर उसके बाद में संशोधक वगैरह की डिटेल में सभी को दे रखा है इसके बारे में। फिर अगला एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल अपन ने किया था, डिजिटल एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब क्या होता है? लत लगना। जो आजकल के युवा हैं वो बेसिकली ज्यादा टाइम स्क्रीन पे रहते हैं, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप या फिर अलग अलग कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि वो या तो सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम बिताते हैं, या फिर वो गेम खेलते रहते हैं, या फिर वो रील देखते रहते हैं, या फिर वो कुछ और जुआ सट्टा, ऑनलाइन गैम्बलिंग, इस तरीके के काम करते रहते हैं। तो डिजिटल एडिक्शन 4 प्रकार का ही होता है। सबसे पहला होता है नोटिफिकेशन आते रहते हैं, बार बार उनको देखना पड़ता है। दूसरा कि वो स्क्रॉल करते रहते हैं, और तीसरा जो है वो गेम खेलते रहते हैं, और चौथा ये जुआ सट्टे जैसे काम करते रहते हैं। अब भारत जो है वो मोबाइल के मामले में बहुत बड़ा देश है, क्योंकि हमारे पास मोबाइल उपभोक्ता है, इंटरनेट कनेक्शन जिनके पास है उनकी संख्या है 96 करोड़ 96 लाख। भारत के 85 पॉइंट जो है
5 घरों में कम से कम एक स्मार्टफोन उपलब्ध है। 2.18 लाख ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड हैं। इसके अलावा अपना जो डिजिटल इकोनॉमी है वो 2023 में जो 11.74 था वो बढ़कर 13.42% होने का अनुमान है। तो इसका मतलब अपने पास डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और स्मार्टफोन की कमी नहीं रही है। हर युवा के हाथ में आ गया है। 15 से 29 साल के जो युवा हैं उनके हाथ में आ गया है। लेकिन अब समस्या ये हो गई है कि डिजिटल हाइजीन, क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या है जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं। यानी कि उस डिजिटल टेक्नोलॉजी से उनको कोई फायदा, लाभ, एनहांसमेंट हो रहा है या वो ब्रेन रोट हो रहे हैं, मतलब किसी काम नहीं आ रहे, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के शिकार हो गए। ये ज्यादा ऑनलाइन रहने के चक्कर में सोशल कनेक्ट कम हो गया है। ऑनलाइन युवाओं के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पे उनके फॉलोवर हजारों लाखों की संख्या में हो सकते हैं, बट इन रियल लाइफ किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो 5 लोग भी इकट्ठे नहीं होंगे, जिससे उनको एक तरीके का फोबिया क्रिएट हो जाता है कि भाई ऑनलाइन तो उसकी कहीं भी एक बात के ऊपर लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब हो जाता है, लेकिन ऑफलाइन कहीं भी वाली बात पे घर का पड़ोसी भी उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यार मैं ऑनलाइन बात कहता हूँ 25 लाख लोग रिस्पॉन्ड कर देते हैं, और ऑफलाइन जब मैं कोई बात कहता हूँ तो मुझे कोई पूछता ही नहीं। इनफैक्ट घर के पास बैठी हुई बिल्ली भी उसके कहने से उठ के नहीं जाती, तकलीफ में है वो। तो फिर वो एक तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, तकलीफ में आ जाता है। तो एक तो ये, दूसरी चीज सोशल कनेक्ट, रियल सोशल कनेक्ट कट जाएगा तो सुसाइडल टेंडेंसी पैदा हो जाती है, डेथ। बिहार और यूपी जहां पर ऑनलाइन कनेक्टिविटी कम है, ऑफलाइन ज्यादा, आज भी चौपाल पर बैठकर गप्पे मारते हैं, ताश खेलते हैं, एक दूसरे के कहने सुनने में आते जाते हैं। वहां पर देखा गया कि सुसाइडल डेथ रेट कम है। और जहां केरल, तमिलनाडु, जहां पर ये कनेक्टिविटी अच्छी है, वहां ये देखा गया कि सुसाइडल डेथ रेट ज्यादा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक अजीब कॉन्ट्राडिक्शन है, वहां पर न तो लोगों के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है और सामाजिक कनेक्ट भी अच्छा है, उसके बाद भी सुसाइडल डेथ रेट ज्यादा है। लेकिन फिर भी अभी हम ये कह सकते हैं कि कोई कॉन्क्रीट अपने पास डाटा नहीं है, लेकिन हाँ ये बात तय है कि टाइम बहुत खर्च हो जाता है। स्क्रीन टाइम 8 घंटे 10 घंटे अगर युवाओं का इस प्रकार के कंटेंट में होगा जिसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसका मतलब वेस्टेज ऑफ पोटेंशियल एंड टाइम हो ही रहा है। ठीक है, विभिन्न देशों ने इस पे रिस्पॉन्ड किया है, यूके ने, ऑस्ट्रेलिया ने, चाइना ने, इन्होंने अपने अपने युवाओं को इस लत से बचाने के लिए अलग अलग प्रोविजन किए हैं। तो भारत को भी चाहिए कि ये करे। तो भारत के शिक्षा विभाग, उन्होंने जो है वो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस का लिमिटेड टाइम पीरियड रखा जाए। कर्नाटका के अंदर जो है वो इस तरीके की एक पहल शुरू की जिसमें घरों में नो फोन जोन टाइप ऐसे कुछ डेवलप किए जाए। इसी प्रकार डी एडिक्शन सेंटर हेल्पलाइन नंबर बनाए जाएं। तो कुल मिला के ये सारी कंसर्न इस आर्टिकल में है, और चूंकि ये समसामयिक मुद्दा है तो ये अपने लिए है। तो वो जो 4 प्रकार का जो एडिक्शन होता है उसमें क्या क्या आता है, सोशल मीडिया जिसमें लगातार ये गेमिंग डिसऑर्डर, स्ट्रीमिंग शॉर्ट वीडियो, लगातार रील देखना, और लास्ट में ऑनलाइन जुआ सट्टा, ये सब इसमें आ जाता है। ये 4 प्रकार के डिसऑर्डर हैं और इनके चलते युवाओं का मेंटल हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, चीन, साउथ कोरिया और यूके ने 16 साल के बच्चे अलग अलग उनको कंट्रोल करने की बात की है। तो भारत को भी चाहिए इससे रिलेटेड कुछ अपन करें। निपटने के लिए टेनी मानस एक फ्री हेल्पलाइन बनाई है अपन ने, जो जिसके नंबर 14416 है, 2024 में लॉन्च की गई। शिक्षा विभाग ने प्रज्ञात ढांचा, स्क्रीन टाइम कम करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस कम करने का प्रावधान किया। ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट किया गया, जुआ सट्टा ऑनलाइन ना हो उसके लिए सरकार ने अभी एक्ट बनाया ही है। सीबीएसई ने भी ऐसा कुछ किया है। तो ये इंडिया में मेजर्स अभी भी पर्याप्त नहीं है, कोई कॉन्क्रीट बड़े मेजर्स लेने की आवश्यकता है। जहां एक तरफ डिजिटल टेक्नोलॉजी अपने लिए महत्वपूर्ण नई एवेन्यू क्रिएट करती है, तो वहीं इसका डिजिटल एडिक्शन जो है वो नई समस्या के रूप में सामने आता है। फिर उसके बाद अगली बात आई है कि भारत के अंदर न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी जो कलपकम, कहां पर, तमिलनाडु में पहला फास्ट ब्रेडर रिएक्टर जो डेवलप किया गया है, उसमें कॉपर क्लोरीन आधारित थर्मोकेमिकल रिएक्शन से हाइड्रोजन पैदावार की बात की गई है। इस बात को भी अपन ने किया था, लेकिन मैं फिर आपका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन बना दूं अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी, तो फिर थोड़ा सा आपका सारी चीजें जुड़ जाएंगे जो अभी तक जितने मुद्दे हैं। देखिए अपने देश में
एनर्जी की सिक्योरिटी के लिए, ऊर्जा की सुरक्षा के लिए हम डाइवर्सिटी करते हैं अपने एनर्जी रिसोर्स पे, ऊर्जा के संसाधनों पे, जिसमें हम सबसे ज्यादा आज भी रिलाई कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कोयला पे। लेकिन इसके अलावा हम सोलर एनर्जी पे काम कर रहे हैं, विंड एनर्जी पे काम कर रहे हैं, हाइडल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, बायोमास एनर्जी पे काम कर रहे हैं, साथ में हाइड्रोजन भी एक पोटेंशियल एनर्जी सोर्स हो सकता है अपने लिए। और इसीलिए भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का हब बनाना है और लगभग 20,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च करने का अगले 5-7 सालों में प्लान बनाया है अपन ने। अब हाइड्रोजन पैदा करने के लिए अपने पास जो उपलब्ध मैकेनिज्म विधियां हैं वो 4 हैं। यानी कि अपने पास अगर देखें तो हाइड्रोजन के बारे में 2-3 बातें। हाइड्रोजन एक गैस के रूप में पाया जाने वाला एलिमेंट है, सबसे हल्का एलिमेंट अपनी पीरियोडिक टेबल में। इसकी प्रकृति कैसी होती है? ज्वलनशील। ये ज्वलनशील प्रकृति का मतलब ये नहीं कि दूसरों को देख के जलता है, ये खुद जलता है और उससे हीट पैदा होती है। आप ये मत समझ लेना कि ज्वलनशील ऐसा मतलब जल रहा होगा दूसरों को देख के। ये एलिमेंट है, मनुष्य नहीं है जो दूसरों को देख के जले। ये जब जलता है तो क्या पैदा होती है? हीट। इसकी खुद की प्रकृति कैसी है? जलने की, ज्वलनशील प्रकृति का है। तो जो जलेगा वो क्या पैदा करेगा? हीट। और हीट हमारे लिए क्या है? एनर्जी, ऊष्मा, ऊर्जा है। तो हाइड्रोजन जो है उसका ज्वलनशील प्रकृति होने के कारण अपने को एनर्जी देगा। लेकिन हाइड्रोजन नेचर में फ्री नहीं है। ये हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ चेंटा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ, H2O, पानी में। अब ऑक्सीजन से इसको अलग करने के लिए अपने पास 4 तरीके हैं। कितने तरीके? 4। पहले तरीके का नाम है थर्मोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा। थर्मो का मतलब क्या होता है? तापमान। केमिकल का मतलब रसायन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा इसको, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से अलग किया जा सकता है। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? बिजली। बिजली के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का यूज करके और H2O को अलग अलग किया जा सकता है, जिसमें बिजली की जरूरत पड़ेगी। तीसरा क्या है? फाइटोलाइसिस के द्वारा। फाइटो का मतलब फोटोलाइसिस, नॉट फाइटो। फोटो का मतलब क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। उस सूर्य के प्रकाश के फोटोन का यूज करके और H2O को अलग अलग किया जा सकता है, फोटोलाइसिस। और चौथा है बायोकेमिकल रिएक्शन या बायोलॉजिकल रिएक्शन, यानी कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम उनसे हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये 4 तरीके हैं। अभी ये जो अपनी खबर है उसमें अभी हाल ही में थर्मोकेमिकल रिएक्शन का यूज करके हाइड्रोजन पैदा करने की एक शुरुआत की गई है। कहां पर? जो अपना जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पहला कलपकम में स्थापित किया गया है, उसकी ये कहानी है। कैसे? अपन देखें। देखिए, भारत का न्यूक्लियर के साथ मिला देता हूं मैं दोनों को, आपका अलग अलग। तो हाइड्रोजन की बात कर ली, क्या है मामला। अब न्यूक्लियर की बात कर लें। न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका प्रोग्राम इंडिया में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने बनाया और 3 स्टेज का प्रोग्राम बनाया, जिसमें भारत का उद्देश्य क्या है? तीसरे स्टेज तक पहुंचना। क्योंकि तीसरे स्टेज में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेंगे उसमें जो एनर्जी के लिए रिसोर्स या मटेरियल यूज किया जाएगा वो क्या होगा? थोरियम होगा। अपने देश में थोरियम खूब सारा है और थोरियम जो है वो खूब सारा है, लेकिन थोरियम जो है वो फिसाइल मटेरियल नहीं है। थोरियम को पहले यूरेनियम में कन्वर्ट करवाना पड़ता है और थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करवाने के लिए अपने को प्लूटोनियम और यूरेनियम और चाहिए। तो प्लूटोनियम और यूरेनियम अपने पास उतना है नहीं। तो हमने पिछले दिनों अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ यही डील की है कि अपने को यूरेनियम की लॉन्ग टर्म जो वो सप्लाई करेगा। तो अपन ने थोरियम बेस्ड ये जो पावर प्लांट है, थोरियम बेस्ड पावर प्लांट है, इसमें ये जो यूरेनियम और प्लूटोनियम की सप्लाई हो उसके लिए सेकंड चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने की योजना बनाई और पहले चरण में हम प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर बनाए। तो भारत आज न्यूक्लियर पावर प्लांट में के मामले में प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर तो लगा रखे अपने 6 राज्यों में, 7 जगहों पर ये लगे हुए हैं। वो 6 राज्यों के नाम बता सकते हो क्या आप मुझे? गुजरात, राजस्थान, यूपी और कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 हैं, बाकी सब जगहों पर 1-1 है। आने वाले टाइम में और भी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर लगने हैं। अब ये तो काम कर रहा है यहां पर अपने। अब हाल ही में क्या किया? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो तमिलनाडु के कलपकम में है, उसने पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का प्रोटोटाइप बना दिया पिछले दिनों।
जिसमें क्या होगा, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हो, इसमें तो क्या होगा, यूरेनियम का यूज करेंगे और बिजली पैदा कर लेंगे। लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जितना यूरेनियम यूज किया जाएगा, प्लूटोनियम यूज किया जाएगा, उतना का उतना नया और पैदा होगा। इसीलिए इसको ब्रीडर रिएक्टर का, ब्रीडिंग रिएक्टर का है। अब इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से जो नया फ्यूल बनेगा उसका यूज करेंगे थोरियम बेस्ड पावर प्लांट में, ताकि हम थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करा पाए और यूरेनियम में कन्वर्ट करा के लगातार बिजली बना पाए। तो हमने ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया पिछले दिनों। इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है, हीट पैदा होती है। कोई सा भी हो हीट तो इन सब में पैदा होगी। हीट का यूज किया जाएगा पानी को गर्म करने के लिए। पानी को गर्म करके वाष्प में इसको टरबाइन पे, जनरेटर पे बिजली बन जाएगी, यही होगा। तो अब ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया है प्रोटोटाइप वाला, इसमें जो हीट पैदा हो रही है उस हीट का यूज करके कॉपर क्लोराइड, ये केमिकल है, इस केमिकल की सहायता से हम स्टीम में से, यानी कि भाप में से हाइड्रोजन अलग कर लेंगे और ऑक्सीजन अलग कर लेंगे। तो ये जो थर्मो यानी कि हीट और केमिकल यानी कि यहां पर कॉपर क्लोराइड, इसका यूज करके, इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की हीट का यूज करके हम यहां पर हाइड्रोजन पैदा कर रहे हैं। बस यही खबर है ये, आई बात समझ। तो अभी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की हीट से हम कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल रिएक्शन के आधार पर विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा का उद्घाटन हमने किया है। आगे बात सुन, इसके ऊपर डिटेल में अपन ने आर्टिकल पहले किया था, एक बार उसको देख सकते हो। और ज्यादा डिटेल में जाना है तो इसकी बेसिक सी बात मैंने आपको बता दी है। तो इसके बारे में जो भी बेसिक डिटेल है वो अपन ने पहले की हुई है पिछले वाले वीडियो में। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपने जो आया है वो आया है सीड के ऊपर कोटिंग। देखिए जो बीज होते हैं वो बीज हम मिट्टी में डालते हैं खेती के दौरान, और जो सोइल के अंदर बीज हमने डाले, अगर उस बीज के ऊपर फंगस है, उस बीज के चारों तरफ मिट्टी में पोषक तत्व कम है, नमी कम है, तो इस बीज का अंकुरण होके, जर्मिनेशन होके अच्छी फसल बनना लगभग नामुमकिन या कम पॉसिबल हो पाता है। यानी कि अगर बीज की क्वालिटी कमजोर है, बीज को जर्मिनेशन के टाइम पर कम पोषक तत्व मिले, कम नमी मिले, तो फिर बीज का अंकुरण अच्छे से नहीं होता है, उत्पादन अच्छे से नहीं होता है। अब अपने देश में हैदराबाद में एक ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उसका एक रिसर्च सेंटर है, लैब है, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च। यानी कि जो तिलहन की फसलें हैं उनके ऊपर रिसर्च करने वाला एक इंस्टीट्यूट है। कहां पर? हैदराबाद में। इसने एक तिकड़म लगा दिया, इसने एक दिमाग लगाया। उसने कहा कि हम किसानों को यह कहें कि तुम ये बीज मिट्टी में जो डालते हो सीधे मत डाला करो, इससे उनके जर्मिनेशन और आगे पैदावार होने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो किसान कहते और क्या करें, सीधे ही डालेंगे बीज? तो उन्होंने कहा रुको, हम है वैज्ञानिक, हम बताएंगे तुम्हें क्या करना है। हमने एक ऐसा जेल, जेल समझते हो, न सॉलिड है न लिक्विड है, ऐसा जेल जैसा मटेरियल बनाया है। आप बीजों को पहले उस जेल में डालो। एक बाल्टी भर दी अपन ने, और उस बाल्टी में क्या भरा हुआ है? जेल। अब उसके अंदर वो बीज डाल दो जो आपको उगाने। उन बीजों के चारों तरफ इस जेल की क्या बन जाएगी? एक कोटिंग बन जाएगी, एक आवरण बन जाएगा। सही है। अब इन बीजों को निकालो, इनको बीजने जाओ, इनको बीजो। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ये जेल की कोटिंग यानी कि इसका आवरण जो बाहर बन गया है, इसकी आदत है, टेंडेंसी है, ये मिट्टी में जो कम पानी होगा और कम पोषक तत्व होंगे उन सब को खींच के इस बीज को उपलब्ध करा देगा। और ये खुद बायोडिग्रेडेबल है, मतलब मिट्टी में जाएगा, इसका खुद का क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा और बीज बाहर निकल के उगेगा। लेकिन उगने से पहले इसको पोषक तत्व, पानी और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने का काम ये कवरिंग कर देगा। अब इस पे रिसर्च किया गया पिछले दिनों, सोयाबीन, मूंगफली वगैरह पे, और उत्पादन बढ़ गया 20 से 30%। किसानों के तो मजे ही मजे, आनंद हो गए। आनंद हो गए तो बोले कि ठीक है, सीधे बीज बोने की बजाय क्या करो, ऐसी कोटिंग कर दो, और कोटिंग करके फिर उगा लो। फिर उगाओगे तो क्या मदद हो जाएगी बीजों को? पोषक तत्व, पानी इकट्ठा करके उसका उत्पादन बढ़ाने में मजे बन जाएंगे। किसने बनाया ये? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च। कहां पढ़ता है? हैदराबाद में। किसकी लैब है? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये खास करके उन एरिया में सबसे उपयोगी है जहां पर बरानी खेती की जाती है। अब मुझे आप बताओ, बरानी खेती क्या होती है?
बिना सिंचाई के जो खेती होती है, रेनफेड एरिया वाली खेती, वो क्या खेती है? बरानी खेती कहलाती है। तो ये स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्निक है। आ गई क्या बात समझ में? सिंपली बीज को उगाने से पहले क्या, एक जेल टाइप की चीज है, उसमें डुबो दो तो मिट्टी में से पोषक तत्व वगैरह खींचने में मदद कर देगा। अब यही है बस बात, लचीलापन वगैरह बढ़ाएगा, बायोपॉलीमर खुद जाएगा, खुद नष्ट हो जाएगा। बस ये चीज अपन ने पहले भी की है। अब ये जो है वो अपना अंतरिक्ष वाला जो इसरो वाला है, उसको लेकर एक बड़ा आर्टिकल डिटेल में अपन कर चुके हैं पहले। इसको आप जो है वो पुरानी वाली क्लास के साथ देख लेना या पढ़ लेना, उसमें कुछ मिसलेनियस पॉइंट अपने को दिखेंगे। वो सारी चीजें इसमें एड ऑन अपन ने कर रखी है पहले से, जिसमें 360 डिग्री सेल्सियस पर सारी इसरो और उससे जुड़े हुए सारे एप्लीकेशन, विदेशों से संबंध सब वगैरह उनसे अपन ने कर रखा है। अब अगला एक न्यूज आई थी पिछले दिनों, गगन। गगन का पूरा नाम क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड क्या है? नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब क्या होता है? नेविगेशन का मतलब होता है मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, यहां पर पहुंचने का बेस्ट रास्ता क्या है, कितनी दूर पहुंच गया, ये सब कोऑर्डिनेट्स मुझे देना। अब नेविगेशन का मतलब हिंदी में होता है नौवहन। और नौवहन का मतलब ऐसा नहीं कि नौका लेके वहन कर रहे हो आप, जमीन के ऊपर नौका कैसे चलाओगे? नौवहन में हवाई जहाज उड़ा रहे हो तो वो भी उसकी डायरेक्शन आ जाएगी, गाड़ी चला रहे हो तो वो भी आ जाएगी, और पानी में नाव चला रहे हो तो वो भी आ जाएगी। तो नौवहन में रास्ता दिखाना, कोऑर्डिनेट्स दिखाना, कहां पर रोड है, कहां टूटी है, कहां ब्रेकर है, कहां पुलिया है, कहां मोड़ है, कहां घुमाव है, वो सारी बातें बताता है। तो जीपीएस एक सिस्टम है, जीपीएस एक सिस्टम है जो किसका है? अमेरिका का है। ये क्या काम करता है? ये काम करता है किसी भी व्यक्ति को जहां एक से दूसरी जगह जाना है, उसकी पोजीशन कहां है, पृथ्वी पर कौन सी जगह कहां खड़ा है, वो ये बता देता है कि तुम यहां खड़े हो, ठीक है। दूसरा, ये जहां खड़ा है वहां से किसी दूसरी जगह पहुंचना चाहता है तो उसका रास्ता क्या होगा, मतलब नेविगेशन बता देता है। और तीसरा, वो वहां पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा, ये बता देता है। तो इसका मतलब पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइम, ये कौन काम करता है? जीपीएस। किसने बनाया? अमेरिका ने। पूरे विश्व में इसके सिग्नल होते हैं और अपन भी जीपीएस लगा के कहीं पहुंचते कि नहीं पहुंचते। लेकिन इससे जो सीधे सामान्य सिग्नल एक सामान्य यूजर को प्राप्त होते हैं वो उतने प्रिसाइज नहीं होते, तकड़े नहीं होते। जैसे मैं कहूं कि मुझे जाना है भाई मानसरोवर, ठीक है, और मानसरोवर जाने का रास्ता है रिद्धि सीधी चौराहे से कट लिया और सीधा पहुंच गया 2 मिनट में। वो मुझे पहले लेकर जाएगा गुजर की थड़ी से लेकर जाए अजमेर रोड से B2 बाईपास चढ़ाए, फिर मानसरोवर लेकर आए। तो इसका मतलब जीपीएस की अगर मैं साधारण डाटा यूज करूंगा तो मैं जो 2 मिनट में पहुंच सकता था मुझे आधा घंटा में पहुंचाता है। कई बार जीपीएस लगा के हम कहीं चलते हैं, मान लो किसी गांव जा रहे हैं और गांव में उसका डाटा क्लियर है नहीं, और वो अपन उसको लगा लिया और उसके भरोसे चले जा रहे, फिर बीच में से खेत से आए और एकदम से बोल दिया योर डेस्टिनेशन ऑन राइट। खेत में कहाँ राइट है भाई, मेरे को तो कहीं जाना था, तुमने तो कहीं नहीं पहुंचाया। या फिर बाजार में से जा रहे हैं, एक पतली सी गली में ले जाके रोक दिया कि टर्न लेफ्ट। अरे कहाँ मुड़े काका, जगह ही नहीं है। तो वो जो जीपीएस के सिग्नल होते हैं वो सिग्नल कई बार फॉल्टी होते हैं। अगर ये सिग्नल वाला काम हवाई जहाज का हो जिसको रनवे पे उड़ना है और उसमें जीपीएस कह दे 10-1 मीटर आगे और बढ़ जाओ, पता लगा एक्सीडेंट हो गया, रनवे ही खत्म हो गया। या फिर जहां उतरना है वो गए हवाई पट्टी तो पीछे छूट गई, आगे से उतारे ब्रेक ही नहीं लगे। इसलिए हवाई जहाज को टेक ऑफ लैंडिंग करने के लिए और आसमानों में उड़ने के लिए प्रिसाइज चाहिए, एक इंच का हिसाब चाहिए। तो वो जीपीएस के सामान्य सिग्नल तो वो प्रिसाइज लोकेशन नहीं देंगे। तो फिर इसका मतलब इन जीपीएस से मिलने वाले सिग्नल्स को ऑगमेंट करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। तो वो अच्छा करने के लिए इंडिया में एक सिस्टम तैयार किया गया जिसका नाम है गगन। क्या किया जाता है उस गगन में? जो जीपीएस के डाटा आते हैं, सिग्नल आते हैं, उनको पहले ग्राउंड स्टेशन के ऊपर प्रिसाइज किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध करके फिर भारत के द्वारा 3 सैटेलाइट आसमानों में छोड़े गए हैं जिनका नाम है GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-15। इन GSAT-8, 10 और 15 को भेजे जाते हैं। क्या करें? ऑल ओके, राम राज्य प्रजा सुखी, ये दूध की नदियां बह रही हैं, चलो तो कंटिन्यू करें फिर। तो जीपीएस के सिग्नल आए
ग्राउंड स्टेशन के ऊपर इनको ऑगमेंट किया, बढ़िया किया, प्रिसाइज एक्यूरेसी बढ़ाई और वापस कहां भेज दिए? इंडिया के सैटेलाइट। अब ये इंडिया के सैटेलाइट जो है वो अलग अलग हवाई अड्डों पर जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं, उतर रहे हैं, उनको एकदम प्रिसाइज एक एक इंच की जानकारी देंगे। हाँ पायलट साहब थोड़ा सा साइड में लो, रनवे सीधा है, इधर है, उधर है, एकदम एक एक इंच की प्रिसाइज जानकारी देंगे। तो इसका मतलब ये जो है वो सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम बन गया, यानी कि अपने जीपीएस के सिग्नल उनको प्रिसाइज करके और बना लिया। तो क्या भारत ने ही सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम तैयार किया गगन नाम से? और देशों ने नहीं किया? और देशों ने भी कर रखा है। भारत ने अपना खुद का अभी तैयार किया है, और अभी जो डीजीसीए है, जो इस तरह विमान पतन ये काम करता है, उसने कॉमर्शियल अप्रूवल इसको दे दी है। अब यानी कि अपने हवाई जहाज इस गगन सिग्नल का यूज करके उतरेंगे और उड़ेंगे। ठीक है, इक्वेटर रीजन में अपना पहला वैश्विक स्तर की प्रणाली है, और जो दूसरे देशों की इस तरीके के सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है उनसे अलाइंड है। यानी कि हर देश का अलग अलग हो, तो एक देश का हवाई जहाज दूसरे देश में आए और वो सिस्टम को समझे ही नहीं। तो सभी देशों के मानक एक जैसे होने चाहिए। तो भारत का ये जो गगन सिस्टम है ये सारे देशों के बराबर है, यानी कि बेहतरीन तरीके से अपन ने काम किया। अब गगन के साथ में एक चीज और नाम में आती है, जो है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, जिसका नाम है नाविक। अर्लियर इसको क्या कहते थे? इंडियन रीजनल, जो है वो IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये कहा जाता था। भारत ने भी जीपीएस वाली तरह, जो अमेरिका ने जीपीएस बनाया, या फिर जो है वो और अलग अलग कंपनियों, जो देशों ने गैलीलियो और वो जो है वो ग्लोनास, ये बना रखे हैं अलग अलग सभी ने। अब मान लो ये जीपीएस किसका है? बताओ आप किसका है? अमेरिका का। और इसके सिग्नल अपने को ये देने से मना कर दे तो कर दे, अगले का माल है, अपन क्या करें? फिर दूसरे के मुंह की तरफ देखना पड़े। तो अपन इस बात को जानते थे, अमेरिका कभी भी बदमाशी कर सकता है, तो क्यों नहीं जीपीएस जैसा सिस्टम अपन खुद तैयार करें? तो कर लिया, जिसका नाम क्या है? नाविक। ये जीपीएस की तरफ पूरी पृथ्वी को तो कवर नहीं करता है, लेकिन इंडिया और इसके आसपास के 1500 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। इसके तहत अपन ने क्या किया? इसरो ने 7 सैटेलाइट आसमान में छोड़े, जिनमें से 4 तो हैं जियो स्टेशनरी और 3 है जियो सिंक्रोनस। इनके डाटा आते हैं नीचे, और वो लगभग 20 मीटर के आसपास, अगर मुझे ठीक से याद है तो, एक्यूरेसी देते हैं। 50 नैनो सेकेंड में इंप्रूव कर देते हैं जो सिग्नल आते हैं। मतलब ये जो नाविक वाला सिग्नल होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइम तीनों बात बताते हैं, और ये जो है वो 20 मीटर की एक्यूरेसी के साथ किसी भी जगह को लोकेट करने में मदद करते हैं। आई बात समझ? तो इंडिया का रीजनल जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम क्या है? नाविक। अच्छा, एक बार 1 सेकेंड रुक के आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नाविक एंड गगन? दोनों में क्या अंतर हुआ? गगन तो जीपीएस बेस्ड जियो ऑगमेंटेड सिस्टम है, और नाविक अपना खुद का है। ये पोजीशनिंग डाटा प्रिसाइज करता है, ये पोजीशनिंग डाटा देता है। आ गई बात समझ में? दोनों के नाम आते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। दोनों के बारे में अपन ने डिफरेंस भी कर रखा है, दोनों के बारे में अंतर भी बता रखा है, दोनों का क्या संबंध है और दोनों में क्या अंतर होता है। गगन जो है वो सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, ये भारत की स्वतंत्र नेविगेशन प्रणाली है। ये जीपीएस संकेतों की सटीकता बढ़ाती है, ये पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग बताती है। ये मुख्यतः विमानों के लिए, और ये भारत में 1500 किलोमीटर के एरिया में कवर करती है। इस जो नाविक है उसकी 2 टाइप की सेवाएं हैं। एक तो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम एसपीएस, कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है, और दूसरी रेस्ट्रिक्टेड सर्विस, जो अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स या उनके द्वारा यूज की जाती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है वो। आई बात समझ में? तो 2 गगन और नाविक। अच्छा, ये गगन चर्चा में क्यों आया अभी? क्योंकि इसको अभी अनुमति दी है। फिर उसके बाद में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट गैस बनाने की परियोजना को अनुमति मिली है। देखिए, कोयला जो होता है वो खदानों में होता है, और कोयले से गर्म स्टीम और ऑक्सीजन की मदद से सिन गैस बनाई जाती है, या सिंथेसिस गैस सिंथेटिक गैस बनाई जाती है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, हाइड्रोजन और जो है वो दूसरी गैसें भी होती है, जिसमें मीथेन भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है। इस सिन गैस का यूज किया जाता है फिर अलग अलग दूसरी चीजों को बनाने में। उनमें एक चीज है
अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का यूज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में किया जाता है, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में किया जाता है तो इसके लिए पहले क्या चाहिए, सिन गैस। और सिन गैस बनाने के लिए अभी पिछले दिनों कोल इंडिया लिमिटेड और साथ में है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इन दोनों की एक साझा कंपनी है जिसका नाम है भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड। इसके द्वारा पहले कोयले से सिन गैस बनाई जाएगी और सिन गैस से क्या बनाया जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट, ताकि अपनी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसको इसकी आपूर्ति की जा सके। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को आपूर्ति होगी तो अपने को फर्टिलाइजर के लिए दूसरों पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर आई थी पिछले दिनों, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। कोल गैसिफिकेशन क्या होती है, सिन गैस क्या होती है, ये अपन ने देख लिया था पीछे और आपको पीडीएफ में दिख जाएगा। फिर अगला एक शब्द आता है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश किसको कहते हैं, कोयला जलाने के बाद में जो पीछे राख बचती है उसको क्या कहते हैं, फ्लाई ऐश। अब फ्लाई ऐश होती है हल्की और आसानी से हवा में उड़ जाती है। अपने देश में जो वो थर्मल पावर प्लांट बहुत सारे हैं और उन सारे थर्मल पावर प्लांट से हर साल 340 मिलियन टन फ्लाई ऐश पैदा होती है, एक अच्छा खासा नंबर है। और अगर ये कोयला से जलाने के बाद फ्लाई ऐश के ऐसे ही ढेर लगे हुए छोड़ दिए जाएं तो ये हवा में मिलेगी, पानी में मिलेगी और जमीन में मिलेगी। और इसके अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे जहरीले प्रदूषक, और वो जहरीले प्रदूषक होते हैं आर्सेनिक, सीसा, पारा, क्रोमियम, कैडमियम, बेरिलियम, निकल, बहुत भारी विषैले तत्व है। और कुछ ऑक्साइड भी होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। कुल मिला के ये दोनों चीजें बड़ी भारी होती हैं, खतरनाक होती हैं। इसका मतलब फ्लाई ऐश को सीधी खुली हवा में नहीं छोड़ सकते। तो फिर क्या किया जाए, इसको काम में लिया जाए, इसको काम में लगाया जाए। क्या काम में लगाया जाए, इससे सीमेंट बनाई जाए, पोर्टलैंड सीमेंट, इससे बिल्डिंग मटेरियल, ईंट और ब्लॉक बनाए जाए, रोड बनाई जाए, ताकि एक तरफ तो अपना ये कूड़ा कचरा निपट जाए और दूसरी तरफ अपना कोई काम हो जाए। तो उसके लिए भारतीय रेलवे ने अभी जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनसे ये फ्लाई ऐश भर भर के और अलग अलग इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए स्पेशल कंटेनरों की व्यवस्था की गई है। तो ये अपने लिए पहले भी सवाल पूछा था, इस पे बाद में सवाल फिर आ सकता है। तो फ्लाई ऐश क्या है, इसमें जहरीले प्रदूषक क्या है, इनका खतरा क्या है, वो एक अच्छा सवाल यहां पर बनता है। आई बात समझ, फ्लाई ऐश की बात। उसके बाद में अपने देश में है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में है एक जगह तारापुर, और तारापुर में भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा है। अपने बात की थी अभी 6 राज्यों में है और उनमें से एक महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कहां पर, तारापुर में। रशिया के सहयोग से हमने लगाया था, अब लगाए हुए बहुत टाइम हो गया, 1969 में लगाया था और पुराना हो गया। अब इसकी एज हो गई, बूढ़ा हो गया, ये बूढ़ा हो गया मतलब कमजोर हो गया, कमजोर हो गया मतलब किसी भी दिन अगर रेडिएशन रिलीज हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया तो आसपास के लोगों के लिए खतरा हो सकता है। तो इसकी जांच की गई तो अभी तो इसमें जान बची है, अभी तो और बिजली पैदा कर सकता है। तो इसका लाइफ टाइम अगले 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। कहां के विद्युत संयंत्र का, तारापुर। तारापुर कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद में अपने गुजरात के अंदर है एक जगह जिसका नाम है वडोदरा, और वडोदरा के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी क्या करता है, प्रेशराइज हैवी वाटर या न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित काम करता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी के तहत प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर बनाए गए हैं और लगाए गए हैं जो 6 राज्यों में है। अब प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर जो होता है उसमें कूलेंट के रूप में काम में लेते हैं हैवी वाटर या ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब ड्यूटेरियम ऑक्साइड पैदा करने वाला प्लांट है, उसका क्या नाम है, हैवी वाटर बोर्ड फैसिलिटी, और उसके अंदर जो वो प्रोडक्शन प्लांट है। अब ये जो हैवी वाटर पैदा होता है उसमें हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप होता है जो क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है उसमें ये जो ड्यूटेरियम है ये दूसरी चीजों के साथ मिलाकर के रिसर्च डेवलपमेंट और भयंकर काम आता है। तो अभी वडोदरा के अंदर ये जो वर्सेटाइल ड्यूटेरेटेड कंपाउंड प्रोडक्शन प्लांट, यानी कि कुल मिला के इसमें जो D2O में ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड में ड्यूटेरेटेड वर्सेटाइल कंपाउंड, यानी कि इसमें ड्यूटेरियम साथ में हाइड्रोजन जो होता है वो तो अलग, उसका आइसोटोप जो है वो क्या है, ड्यूटेरियम। सोडियम के साथ में दूसरे बहुत सारे कंपाउंडों के साथ में अगर ड्यूटेरियम मिला हो
तो वो क्या कहलाता है, ड्यूटेरेटेड कंपाउंड। और ये ड्यूटेरेटेड कंपाउंड जो है इनका उपयोग किया जाता है रिसर्च और डेवलपमेंट में, रोगों की जांच करने में। जो एनएमआर मशीन होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, उस मशीन के अंदर और भी बहुत सारे इसके यूज होते हैं। तो अपने देश में अभी तक ये वर्सेटाइल ड्यूटेरेटेड कंपाउंड जो है इनका उत्पादन नहीं होता था, हम विदेशों से इसको इंपोर्ट करते थे। अब अपने वडोदरा के अंदर ये वर्सेटाइल ड्यूटेरेटेड प्रोडक्शन प्लांट लगाया है ताकि विभिन्न चीजों के लिए आपूर्ति की जा सके। साथ ही साथ सोडियम उत्पादन का भी यहां पर प्रोटोटाइप सेल लगाया गया है। सोडियम जो है उसका यूज किया जाता है लिक्विड सोडियम का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कूलेंट के रूप में। तो वहां पर भी सोडियम अलग अलग जगहों पर काम में आएगा। तो वहां पर सोडियम का प्रोटोटाइप, सोडियम उत्पादन की भी बात है। एक तो क्या, वर्सेटाइल ड्यूटेरेटेड कंपाउंड, और दूसरा सोडियम प्रोडक्शन से संबंधित फैसिलिटी डेवलप की गई है। अब है नेत्र। नेत्र का मतलब होता है आंख। अभी बेंगलुरु के अंदर एक समारोह हो रहा था और उसमें डीआरडीओ के ने स्वदेशी रूप से नेत्र नाम का एक सिस्टम तैयार किया गया जो दुश्मन देश से आने वाले एयरक्राफ्ट, मिसाइल आदि को टाइम से पहले ही देख लेगा। नेत्र है तो क्या करेगा, देखेगा ही देखेगा। इसका मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम टाइप का काम कर देगा कि भाई दुश्मन देश से कोई एयरक्राफ्ट या मिसाइल अपनी तरफ दागी गई, अपनी तरफ बढ़ रहा है, और टाइम रहते उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये नेत्र नाम का कंसेप्ट बेंगलुरु के अंदर बनाया गया है। उसके बाद में एक अक्षय। तो अक्षय क्या है, फास्ट पेट्रोल वेसल है जो इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है। किसने बनाया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया गया है। और इसकी जो है वो कोस्ट गार्ड जो अपना होगा, जो समुद्र तट के एरिया में उसमें पेट्रोलिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन या विभिन्न प्रकार के दूसरे काम करता है, उनको इससे स्पीड मिलेगी, ज्यादा बेहतर तरीके से वो अपना काम कर पाएंगे। उसके बाद में है स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल होवरक्राफ्ट। ये होवरक्राफ्ट या एयर कुशन व्हीकल क्या होते हैं, देखिए सामान्यतः पानी के ऊपर चलने वाली जो नाव है वो सिर्फ पानी पे ही चल सकती है। लेकिन क्या हो, यही नाव पानी के पास जो दलदल है उस पे भी चल ले, यही नाव पास में अगर कहीं बर्फ है उस पे भी चल ले, और यही नाव जमीन के ऊपर भी चल ले। यानी कि मल्टीपल सरफेस के ऊपर चलने वाली जो व्हीकल होते हैं उनको क्या कहते हैं, एयर कुशन व्हीकल। क्या होता है इसमें, जब तक पानी पे तैर रहा है तो ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये कीचड़ दलदल हार्ड सरफेस पे आएगा, इसके नीचे पंखे टाइप के चल जाएंगे, और वो पंखे इतनी तेज स्पीड से चलेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेंगे और ये उसके ऊपर ग्लाइडिंग टाइप का करता हुआ, फिसलता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तो भारत के कोस्ट गार्ड को अभी जो स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल, या जिसका दूसरा नाम क्या होता है, होवरक्राफ्ट, वो 6 स्वदेशी जो है उसको शामिल करवाया गया है। उस कंपनी जिसने बनाया उसका नाम है चोगुले एंड कंपनी। क्या नाम रहता है, नाम हालांकि थोड़ा सा फनी हो सकता है लेकिन काम सीरियस है इसका। चोगुले एंड कंपनी के द्वारा ये बना के दिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड को। कहां पर, गोवा के अंदर। फिर उसके बाद में पीस कीपर अग्निवेश। ये पीस कीपर हैं कामिकाजे ड्रोन। कामिकाजे ड्रोन क्या होते हैं, जो दुश्मन देश की टोह लेते हैं, ठिकाना ढूंढते हैं और खुद हथियार समेत उस पर जाके नष्ट हो जाते हैं। सुसाइडल टाइप के ड्रोन जो होते हैं उनको कहते हैं। और अभी जो है वो अपनी देश में जो प्राइवेट कंपनियां लगातार डिफेंस प्रोडक्शन में अपनी योगदान भूमिका बढ़ा रही है, उनमें से एक कंपनी है SMPP। उसने भारतीय सेना को 100 अग्निवेश ऐसे ऑपरेशनल ड्रोन और 6 अपने सैनिकों को ट्रेंड करने के लिए ड्रोन की डिलीवरी की है। और ये SMMP है जो बेलारूस की कंपनी है, एक KB इंडेला, उसके सहयोग से विकसित किए गए ड्रोन हैं, जो टर्बो जेट संचालित आतिमघानी टाइप के ड्रोन, 180 किलोमीटर की रेंज, 450 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। तो कुल मिला के इनकी सटीकता भी काफी अच्छी है। तो अग्निवेश या पीस कीपर ड्रोन 100 तो दिए गए हैं और 6 जो है वो ट्रेनिंग के लिए दिए हैं। कंपनी का नाम क्या है जिसने बनाए हैं, SMPP, बेलारूस की कंपनी है, KB इंडेला, उसके सहयोग से इन्होंने डेवलप किए हैं। फिर उसके बाद है प्रोजेक्ट बर्मांक। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपने देश में जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, इसने अरुणाचल प्रदेश के अंदर घाटी वाले जो क्षेत्र है वहां पर 16 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट बर्मांक। और उसके तहत 16 साल इसको पूरे हुए हैं और अरुणाचल प्रदेश की कई जिलों में, जिनका नाम सियांग, पूर्वी सियांग, पश्चिमी सियांग, ऊपरी सियांग, शियोमी जिलों के अंदर इसने जो वो सड़क और उनके रखरखाव से संबंधित कार्य किए हैं। असम का भी धेमाजी जिला इसमें
शामिल है। तो SI प्रोजेक्ट बर्मांग क्या है? तो ये BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 16वें स्थापना दिवस के तहत जो वो प्रोजेक्ट, उसका जो एक तरीके से रेल रोड उसके एरिया में बनाने के लिए। उसके बाद है एंकर, ये थोड़ी सी और एडवांस है मेडिकल साइंस में। ऐसा कहते हैं अपन मेडिकल साइंस में कि मनुष्य का जो ब्रेन है ये सबसे जटिल इन आर्किटेक्ट वाला एक ऑर्गन है, जल्दी से समझ नहीं आता है। डॉक्टर भी ज्यादा छेड़खानी नहीं करते, ब्रेन में थोड़ी मिस्टेक होते ही साथ उसमें एक चीज छेड़ोगे दूसरी चीज प्रभावित हो जाएगी। पता लगा कि भाई कहीं पर ब्रेन में ट्यूमर बना और उससे किसी की सुनने की क्षमता मिली चली गई, उस ट्यूमर को छेड़ा और पता लगा सुनने की क्षमता तो वापस आ गई, दिखने की क्षमता चली गई। तो काफी जटिल संरचना होती है। तो अभी जो है वो न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन किया गया। तो IIT मद्रास का एक सेंटर है जिसका नाम है सुधा गोपालकृष्ण ब्रेन सेंटर, उसने एंकर नाम से एक विश्व की सबसे 3D सबसे ज्यादा डिटेल्ड 3D ब्रेन स्टेम एटलस प्रस्तुत की है, जो ब्रेन को, ब्रेन के आर्किटेक्ट को, ब्रेन की बनावट को, ब्रेन के डेवलपमेंट को दर्शाने वाली जो एटलस है, उस एटलस का क्या नाम रखा है? एंकर। किसने बनाई है? सुधा गोपालकृष्ण ब्रेन सेंटर। ये कहां पर है? IIT मद्रास के अंदर है। इससे क्या किया इन्होंने छोटे बच्चे का जो गर्भाधान होता है, सॉरी गर्भ के अंदर, जन्म के समय, जन्म के बाद, अडल्टहुड, धीरे धीरे यानी कि पहले मस्तिष्क डेवलप होता है उससे लेकर के और अडल्ट अवस्था तक ब्रेन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, उनका सबका डिटेल्ड जो है वो CT स्कैन और विभिन्न प्रकार की फोटोग्राफी और अन्य चीजों का उपयोग करके बहुत डिटेल में एक मस्तिष्क की एटलस जारी किया जिसका नाम एंकर रखा है। और इसकी मदद से जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, न्यूरो डॉक्टर हैं या प्रैक्टिशनर हैं या रिसर्चर हैं, उन सबको बहुत मदद मिलने वाली है ब्रेन की बनावट और इसकी फंक्शनिंग समझने में। क्या नाम है इसका? एंकर। किसने बनाई है? IIT बॉम्बे, सॉरी IIT मद्रास के बालाकृष्णन, सॉरी सुधा गोपालकृष्ण ब्रेन सेंटर ने बनाई है और उसका नाम रखा है, जो है वो नाम रखा है एंकर। अब अगला नाम आया है प्लूविक्टो। ये प्लूविक्टो क्या है? प्लूविक्टो बेसिकली प्रोस्टेट कैंसर को खत्म करने की एक नई जो है वो विधि विकसित की गई है। ये भारत की रेडियो लाइगेंड थेरेपी है। रेडियो लाइगेंड का मतलब क्या होता है? लाइगेंड का मतलब एक तरीके से पेयरिंग टाइप के कुछ केमिकल होते हैं। वो क्या करेंगे, किसी व्यक्ति को मान लो प्रोस्टेट कैंसर हो गया और एक दवाई मान लो आप एक तरीके की, ये दवाई उसको दी, ये दवाई ब्लड के थ्रू प्रोस्टेट वाले एरिया में पहुंचेगी और उसमें ये जो लाइगेंड है ये प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं के ऊपर जो प्रोटीन होती है उसको पहचान के उनसे जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद लाइगेंड के साथ जुड़ा हुआ कंपाउंड इस प्रोस्टेट की कैंसर सेल में जाएगा और इस कैंसर सेल के अंदर रेडियो विकिरणें जारी करके इस कैंसर सेल को मार देगा। इसके पास की स्वस्थ सेल को कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रेडियो लाइगेंड है वो कैंसर कोशिकाओं के ऊपर जो डिफरेंट प्रोटीन पाई जाती है उसको पहचानता है। तो लाइगेंड तो इसके बाहर ऊपर वाली जो प्रोटीन है उस पे अटैच होता है और इसके साथ जुड़ा हुआ जो रेडियो कंपाउंड है वो कैंसर कोशिका के भीतर जाके उसको नष्ट कर देता है। कुल मिला के ये एक तरीके का सुसाइडर बॉम्बर है जिसको बताया गया है कि तुम्हें कैंसर कोशिकाओं के भीतर जाके ही फटना है, सामान्य कोशिकाओं की छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये जो है वो स्विट्जरलैंड की फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है नोवार्टिस, उसके सहयोग द्वारा इंडिया में उस नोवार्टिस इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है जो कैंसर के लिए एक महत्वपूर्ण काम करेगा। कौन सी कैंसर की? खास के लिए प्रोस्टेट कैंसर जो है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या नाम रखा है इसका? प्लूविक्टो। क्या नाम रखा है? प्लूविक्टो। तो प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए एक तरीके का रेडियोथेरेपी है जो स्वस्थ कोशिकाओं के ऊपर कोई साइड इफेक्ट डाले बिना जो है वो एक तरीके से प्रोस्टेट कैंसर को नष्ट कर देगा। अब अगला है भारत का जलवायु अवलोकन नेटवर्क। अपने देश में पुणे में एक इंस्टीट्यूट काम करता है जिसका नाम है IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में काम करता है। और एक अपने इंस्टीट्यूट है कहां पर? नैनीताल में, जिसका नाम आर्यभट्ट पर है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस। तो इस ARIES, तो IITM और आर्यभट्ट वाले इस नैनीताल वाले दोनों इंस्टीट्यूट ने मिलकर हिमालय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का क्या असर हो रहा है, किस प्रकार लगातार गर्मी बढ़ रही है, घट रही है, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए
दोनों ने मिलकर एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया है, जिसके तहत इस आर्यभट्ट वाले जो कैंपस है उसके अंदर एक भारत जलवायु अवलोकन नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, बीकॉन। अवलोकन के अंदर स्थापित किया जाएगा। क्या काम करेंगे ये? जलवायु परिवर्तन या बदलती परिस्थितियों के हिसाब से हिमालय क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार से प्रभावित हो रही है। किस किस के बीच में है ये? IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस कहां पर है? नैनीताल। इन दोनों ने मिलकर यह काम किया है। फिर उसके बाद में CSIR के द्वारा अपनी विभिन्न लैब्स में जो अलग अलग चीजें विकसित की गई थी, पदार्थ विकसित किए गए थे, उनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया है प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट इंडस्ट्री को, ताकि अब वो रिसर्च के लेवल से आगे बढ़ के उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो और उससे लोगों को फायदा हो, लोगों के जीवन में चेंज आए। देखिए, अपनी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके अंडर में 3 डिपार्टमेंट है। एक का नाम है DST, एक का नाम है DBT और एक का नाम है DSIR। DSIR का पूरा नाम हुआ डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके अंडर में एक 36 लैब है, अगर मुझे ठीक से याद है तो, एक काउंसिल, उनकी परिषद काम करती है जिसका नाम है CSIR। इसका नाम ही डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, मतलब ऐसा डिपार्टमेंट जो साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ाएगा, उससे जो नई नई चीजों का प्रोडक्शन होगा उसका इंडस्ट्रियल स्केल पर बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कराएगा। तो अब इसी भावना के तहत इस DSIR के अंडर में काम करने वाली ये जो CSIR है, जिसकी 36 लैब की काउंसिल है ये, इन्होंने पिछले दिनों 8 ऐसे सब्सटेंस या पदार्थ बनाए हैं जिनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अब इंडस्ट्री को किया जा रहा है, और वो इंडस्ट्री बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करके भारत के लोगों के जीवन में क्वालिटेटिव चेंज लाने का काम करेंगे। तो ये जो है वो पिछले दिनों किया गया, अलग अलग टाइप का, याद रहता है थोड़ा बहुत तो याद आप कर ले, नहीं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब उसके बाद में राजस्थान के अंदर पहली बार मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली। क्या होता है कि कोई बड़ा हाईवे है और उस बड़े हाईवे के ऊपर टोल गेट लगा रखे हैं। अब टोल गेट के ऊपर हो जाती है भीड़ हो जाती है, तो ये गाड़ियों वाले पीछे से ची ची पी पी करने लग जाते हैं। सरकार ने भी कहा है कि भाई टोल जो है उसका उद्देश्य है रोड का नेटवर्क अच्छा, मेंटेनेंस अच्छा बना रहे, ओवरऑल मोबिलिटी बढ़े और जो है वो यात्रियों का समय कम से कम खराब हो। लेकिन ये जो टोल लगा के गेट लगा दिए थे, उस पे वो डंडा उठेगा और वापस नीचे जाएगा, वो पैसे कटेंगे नहीं कटेंगे, ऐसी वाली चीजों के चलते टोल पर आधा आधा घंटा, एक एक घंटे की वेटिंग हो जाती थी। अब क्या किया है? अब क्या ये है कि जो इस पे गाड़ियां चलेंगी, उन गाड़ियों की नंबर प्लेट पे जो स्मार्ट प्लेट होती है, उसी को पहचान के कि ये गाड़ी हाईवे पे कितनी दूर चली, उस हिसाब से पैसा कटेगा, यानी कि टोल पे रुकने की आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों मई में भारत के नितिन गडकरी जी ने जो कहां पर, गुजरात में सूरत भरूच के बीच में जो 48 राजमार्ग नंबर 48 है, उसके 84 टोल प्लाजा पर पहली बार इस सुविधा की जो वो उद्घाटन किया गया था। शुरुआत यहां से हुई थी। कहां पर? गुजरात के अंदर। कहां पर? जो वो भरूच और सूरत के बीच में जगह है 84 टोल प्लाजा, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अब अपने जयपुर के पास है, जयपुर दिल्ली हाईवे पे दौलतपुरा टोल प्लाजा के ऊपर भी इसी तरीके की शुरुआत अपने राजस्थान में की गई है। तो ऐसा सवाल आए कि राजस्थान का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली कहां पर शुरू की गई है? दौलतपुरा कहां पर है? जयपुर दिल्ली के बीच में टोल है। देश में पहली बार कहां पर? 84 टोल प्लाजा, जो सूरत भरूच के बीच में, जो वो अपना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है 48, उसके ऊपर ये शुरू किया गया था। अब कई जो आसपास के गांव वाले लोग हैं वो चिल्ला चिल्ली करने लग गए कि भाई हम हाईवे पे गए नहीं, सर्विस लेन से चल रहे थे, ये क्या लगा दिया, बिना काम पैसे काट लेता है ये तो हमारे। ये एक तकलीफ है कि भाई हम तो गए नहीं हाईवे पे, ये पता नहीं क्या ऐसी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रखी है, आसपास कोई गाड़ियां चलती है उनके भी पैसे काट लेता है। आज ही अखबार में आ रखी है ये, दैनिक भास्कर के अंदर। तो ये भी एक इसकी समस्या होती है। साइड इफेक्ट तो है हर चीज के, आने वाले टाइम में इसको ठीक से देखना पड़ेगा। अब TRL टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, अपने देश में जो नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है उनका स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण करना, भाई ये यूनिफॉर्म है क्या, ग्लोबल जो पैरामीटर है उनके अनुकूल है या नहीं है, उसको लेकर एक नई पहल जो है वो राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जिसका नाम है TRL कंपास। तो इसमें क्या होगा,
जो अपने देश के युवा वैज्ञानिक या विभिन्न संस्थान जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, उनका स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण करना पड़ेगा कि वो अप टू स्टैंडर्ड हैं, बिलो स्टैंडर्ड हैं, या वो वैश्विक स्तर पे जो पैरामीटर नॉर्म्स बने हैं उनके साथ मैच करते हैं या नहीं करते हैं। तो पहली संपर्क अगला जो है वो प्रोग्रामेबल लोड व्हीकल जो प्रणाली, यानी कि कोई भी एक गाड़ी है, लिफ्ट है या एक्सकेवेटर है या जेसीबी है, उसके अंदर कितना लोड है, कितना वजन उठा सकता है, उसकी टेस्टिंग करनी या नहीं करनी है, तो उसको पहले नाप के, तोल के, तुला कांटे से देखा जाता था। अब बिना उसके संपर्क में दूर से ही बता दिया जाएगा कि इसका वजन उठाने का क्या है, कितना है, उसमें कितना लोड हो सकता है, इतना लोड उठाएगा, उसका मटेरियल टूटेगा नहीं टूटेगा, वो सब विकसित करने के लिए जो वो प्रोग्रामेबल लोड मापन प्रणाली विकसित कर ली है अपन ने, है ना। तो ये उससे रिलेटेड है। अब उसके बाद एयर सुविधा, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पिछले दिनों ये जो अफ्रीका वाले देश हैं उनमें वायरस वाली बीमारी इबोला फैली हुई है, तो वो इबोला लेके अपने देश में ना आ जाए उसके लिए यहाँ पर एक स्व घोषणा, संपर्क रहित स्व घोषणा पत्र है कि भाई मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई बुखार जैसा कोई सिम्टम नहीं है, अर्लियर इबोला हुआ नहीं है और मैं उसका वाहक यहाँ पर नहीं बनूंगा। तो उसका क्या नाम रखा है? एयर सुविधा 2.0 नाम रखा है। फिर उसके बाद वन लाइनर है सारे, कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, उन वन लाइनर को आप पढ़ लेंगे और साथ में चूंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है तो फिर आप उनके वन लाइनर पढ़ने के बाद में जो भी अपने आर्टिकल पढ़े हैं इसको आप डाउनलोड करें और प्री और मेंस के खूब सारे क्वेश्चंस अपने किए हुए हैं तो वो सारे क्वेश्चन आप एक बार सोल्व करें तो एग्जाम के अंदर इन्हीं लाइन लेंथ के सवाल आएंगे और नो वंडर की इनमें से कोई ऑप्शन या इसी के आसपास का कोई सवाल भी आपको एज इट इज दिखे। ठीक है, तो अपन जल्दी ही, चूंकि ये तो अपन ने किया है कितना 15 से 30 जून का, अब अपन जल्दी ही अगले हफ्ते तक एक और मैराथन कर लेंगे जो 1 जुलाई से 15 जुलाई और फिर अगले एक हफ्ते बाद में 15 जुलाई से 30 जुलाई, ताकि अपना अप टू डेट मटेरियल हो जाए। ठीक है, तो आनंद लीजिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।